नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। ममता को फिर झटका, भाजपा में शामिल हुए एक और तृणमूल विधायक दीपक हल्दर। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, मिशन बंगाल पर मंथन के लिए शाह के बुलावे पर दिल्ली गए मुकुल रॉय, दिलीप घोष व शुभेंदु अधिकारी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, अमेरिका की बाइडेन सरकार की मंजूरी के बाद राफेल से भी ज्यादा ताकतवर जेट से लैस होगी भारतीय वायुसेना। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी मोदी के साथ हैं और आपको लगता है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, ममता को फिर झटका, भाजपा में शामिल हुए एक और तृणमूल विधायक दीपक हल्दर। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को लगातार झटका लग रहा है। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक लगातार तृणमूल नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में अब भाजपा ने ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की है। अभिषेक के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर से तृणमूल विधायक दीपक हल्दर ने पार्टी से इस्तीफा देने के अगले दिन मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में भाजपा की ओर से मंगलवार को आयोजित योगदान मेला व जनसभा के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय सहित हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले कदावर नेता शुभेंदु अधिकारी व राजीव बनर्जी की मौजूदगी में हल्दर ने भाजपा का झंडा थामा। दीपक हल्दर के साथ ही जिले के 16 से अधिक तृणमूल नेताओं ने भी भाजपा का झंडा थामा। इनमें फलता के तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष भक्तराम मंडल, बारुईपुर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष दुलाल दास, राजपुर सोनारपुर नगर पालिका के पूर्व उप प्रमुख अमिताभ बासु चौधरी समेत 2 मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। इस मौके पर मुकुल, शुभेंदु व राजीव ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी तृणमूल नेताओं का हाथ पकड़कर स्वागत किया। इस दौरान दीपक हल्दर ने तृणमूल कांग्रेस और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं से लेकर पार्टी की सभी समस्याएं बार बार शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने बताई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। बता दें कि हल्दर ने सोमवार को स्पीड पोस्ट से इस्तीफा पत्र पार्टी नेतृत्व को भेज दिया है। हालांकि उन्होंने विधायक पद से अभी इस्तीफा नहीं दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन बंगाल पर मंथन के लिए शाह के बुलावे पर दिल्ली गए मुकुल रॉय, दिलीप घोष व शुभेंदु अधिकारी। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच जंग छिड़ी हुई है। भाजपा की तरफ से बंगाल की लड़ाई जीतने के लिए तमाम नेता जमीनी स्तर पर राज्य की खाक छान रहे हैं, तो दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के कदावर नेता अमित शाह ने खुद चिमशिन बंगाल की कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में शाह ने बंगाल के बड़े नेताओं को मंगलवार को अचानक दिल्ली बुलाया। विमान से दिल्ली को रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव को लेकर शाह के घर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक के लिए शाह ने बंगाल के बड़े भाजपा नेता व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय सहित भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष एवं हाल ही में तृणमूल छोड़कर पार्टी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया। मंगलवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर की सभा के तुरंत बाद मुकुल रॉय, दिलीप घोष व शुभेंदु अधिकारी विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होने वाली इस हाई लेवल बैठक में दिलीप घोष, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के अलावा राष्ट्रीय महासचिव बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनाव की तैयारियों, रथ यात्रा की रूपरेखा को अंतिम रूप देना और अपने संगठन के जरूरी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार से रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी है। भाजपा फरवरी महीने की शुरुआत से रथ यात्रा के रूप में राज्य भर में 5 रैलियां करना चाहती है। यह रथ यात्रा राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। आगामी 6 फरवरी से रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की बाइडेन सरकार की मंजूरी के बाद राफेल से भी ज्यादा ताकतवर जेट से लैस होगी भारतीय वायुसेना। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल जैसा फाइटर जेट अब शामिल हो गया है। इस जेट के अलावा वायुसेना फिलहाल 114 मीडियम फाइटर जेट्स की खरीद को आगे बढ़ा रही है। इस बीच अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की तरफ से एयरक्राफ्ट बनाने वाली बोइंग को भारत में इसके निर्मित फाइटर जेट F-15EX की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस रेस में फिलहाल 7 फाइटर जेट्स की कंपनियां शामिल हैं और बताया जा रहा है यह कॉन्ट्रैक्ट 20 से 30 बिलियन डॉलर का होने वाला है। बोइंग ने दिया IAF को जवाब। F-15EX की एक भारी जेट है और बोइंग की तरफ से IAF की साल 2019 वाले रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का जवाब दिया गया है। इस रेस में बोइंग के FA-18EF सुपर हॉर्नेट के अलावा लॉकहीड मार्टिन का सिंगल सीटर F-21, साप कंपनी का सिंगल इंजन वाला ग्रिपेन, ट्विन इंजन वाला राफेल, यूरो फाइटर का ट्विन इंजन वाला टाइफून और रूस का ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट RAC MiG-35 और सुखोई 35 जैसे जेट्स भी शामिल हैं।
F-15 की पेशकश के साथ ही यह भी तय है कि बोइंग अब अपने सुपर हॉर्नेट जेट का प्रस्ताव वापस ले लेगी। कंपनी का कहना है कि एक साथ 2 फाइटर जेट्स के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। भारत में कंपनी के अधिकारी की माने तो बोइंग अभी तक IAF की जरूरतों की जानकारी का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किस फाइटर जेट की पेशकश की जाएगी। माना जा रहा है कि बोइंग F-15EX IAF को पेश करेगी, जबकि इंडियन नेवी को सुपर हॉर्नेट की पेशकश की जाएगी। नेवी की तरफ से भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 57 फाइटर्स की खरीद योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी मिलिट्री सुपर हॉर्नेट को सिर्फ नेवी के लिए इस्तेमाल करती है और ये जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात है। हालांकि बोइंग ने सुपर हॉर्नेट जेट को ऑस्ट्रेलिया के FA-18EF फाइटर्स का लैंड बेस्ड वर्जन बेचा है। F-15 ईगल करीब 40 साल पहले यूएस एयरफोर्स का हिस्सा बना था। यूएस एयरफोर्स को आज भी F-15 जेट्स पर पूरा भरोसा है। जुलाई 2020 में बोइंग को $23 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसके तहत बोइंग को F-15 के लेटेस्ट वर्जन F-15 ईगल को तैयार करना था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बजट 2021। बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, पूरी लिस्ट देखिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के आम बजट में डायरेक्ट टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स में परिवर्तन का ऐलान जरूर किया है। मसलन कई तरह के कच्चे पदार्थों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। स्टील के कुछ उत्पादों पर शुल्क खत्म कर दिया गया है। वहीं कॉपर स्क्रैप पर शुल्क को 5% से कम करके 2.5% किया गया है। इसी तरह अब आपको मोबाइल के कुछ पार्ट्स के लिए 2.5% ड्यूटी देनी होगी। वहीं मोदी सरकार ने शराब, मसूर की दाल, काबुली चना और मटर जैसे उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इस साल कस्टम में 400 से अधिक छूटों की समीक्षा करने का भी प्रपोजल दिया है। आइए जानते हैं कि आज की बजट घोषणा से आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, यानी इस बजट के बाद कौन सी चीजें सस्ती और क्या महंगी हो जाएगी। बजट में क्या हुआ महंगा? आयातित कपड़े, आयातित खाद्य तेल, इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स, मोबाइल, चार्जर, लेदर, प्लास्टिक, सिल्क, शराब, फ्रिज, एयर कंडीशनर, LED बल्ब, रत्न जवाहरात, सोलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कॉटन, काबुली चना, दाल, यूरिया, पेट्रोल, डीजल। बजट में क्या हुआ सस्ता? तांबे के उत्पाद, चांदी, सोना, लोहा, स्टील, नायलॉन के कपड़े, बीमा, ड्राई क्लीनिंग, कृषि उपकरण। मोदी सरकार ने इस साल ईंधन और शराब समेत कई चीजों पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है, जिससे कुछ चीजों के दाम बढ़ने स्वाभाविक हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं पर कुल मिलाकर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। मसलन पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर और मादक पेय पदार्थों पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाने की घोषणा की है। इसी तरह सरकार ने मोबाइल फोन के पार्ट्स और बैटरी चार्जर पर 0 से बढ़ाकर 2.5% आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इतना तो तय है कि इससे इन उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन इसके दाम पर कितना असर पड़ेगा, यह स्थिति साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए सीएम योगी की नजर में कैसा है आम बजट, किससे मिलेगा फायदा, किस पर पड़ा असर। जी हां दोस्तों, संसद में सोमवार को पेश हुए आम बजट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप बताया है। संसद में बजट प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा, अंत्योदय की भावना को साकार करना वर्तमान बजट अभिनंदन योग्य है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। योगी ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के कारण जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है, उस संक्रमण काल में ऐतिहासिक, व्यवहारिक और विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक अभिनंदन। निसंदेह यह बजट समस्त भारतीयों को वित्तीय अपेक्षाओं के पूर्ण करने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा, आज का आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, बल्कि यह देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, यह बजट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हर हाथ को काम को साकार करता है। बजट के सभी प्रस्तावों पर सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यह नए भारत की नई अर्थनीति को प्रकट करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसकी हुई चांदी, कौन रहा खाली हाथ, जाने मोदी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान।
जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने आज यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीका से लेकर सैनिक स्कूलों के खोले जाने का ऐलान किया, मगर मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ खास नहीं मिला। टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि टैक्स सुधार की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी और टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह छूट दे दी है, अब उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में अभी 2 वैक्सीन हैं और जल्द ही 2 और लॉन्च होगी। इसके अलावा सरकार ने कहा कि देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। तो चलिए 10 पॉइंट में जानते हैं मोदी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान। 1.75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत। सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत दी है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक वायु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।